नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल CGG के VDK में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आप लोगों का भौतिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत ये आप लोग का सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमने पिछले क्लास में आप लोगों का रसायन से संबंधित कुछ बातें बताई थी और आप लोग का देखा जाए तो प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को मैं स्टार्ट करते हुए रसायन पढ़ाना शुरू किया था। आज हम देखेंगे कि भौतिक के अंतर्गत हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर गति है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा हमारा गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इससे हमारे प्रयोगशाला परिचारक में क्वेश्चन बनना एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें आप लोग का क्वेश्चन बनना अनिवार्य हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझते चलिए, खासकर सोचिए, इसको समझने का प्रयास करना। गति को अर्थात फिजिक्स को हम लोग रट नहीं सकते, इसको केवल समझ ही सकते हो। जब समझोगे तब आप लोग का बनेगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो समझने का प्रयास करना, कुछ चीज़ें याद करने लायक होता है उसको याद कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ों को समझा नहीं जा सकता, केवल नाम से याद किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि समीकरण हो गया या किसी के नाम हो गया। कुछ चीज़ें को रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, उसको रटिए। और कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ को समझना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करना। चलो, समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा गति का नियम। ठीक है, चलो। तो गति के नियम में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हम लोग गति का समीकरण देखेंगे। ठीक है, गति का समीकरण देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण। तो गति का समीकरण देखने से पहले मैं कुछ बता दूं कि गति कितना प्रकार होता है, अर्थात उसके नियम कितने हैं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, गति के मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 नियम है। गति का प्रथम नियम, उसी को ही न्यूटन का नियम कहा जाता है। गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। मुख्य रूप से गति के 3 नियम होते हैं। तो तीनों नियम का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आप लोग का समीकरण देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। उसके बाद हम लोग गति के बाद क्या देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। गति के प्रथम नियम में क्या क्या एग्जाम्पल आता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और गति के द्वितीय नियम में क्या क्या एग्जाम्पल आता है उसको देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे गति के तृतीय नियम को देखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल आता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो, तो हम सबसे पहले देखें गति के समीकरण। सबसे पहले याद रखना दोस्तों, गति के हमारे 3 प्रकार होता है। ठीक है, 3 नियम। तो पहला नियम याद रखना, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। दूसरा याद रखना, गति का दूसरा नियम, गति का द्वितीय नियम। तीसरा याद रखना, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। क्लियर है दोस्तों? पहले गति का प्रथम नियम, फिर गति का द्वितीय नियम, फिर गति का तृतीय नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या है, गति का द्वितीय नियम क्या है, गति का तृतीय नियम क्या है, समझने से पहले इसका फार्मूला पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, गति के प्रथम नियम में सबसे पहले फार्मूला याद रखना आप लोग, हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT याद रखना दोस्तों, ये आप लोग का गति का प्रथम नियम फार्मूला है। एग्जाम में पूछ सकता है गति के प्रथम नियम का फार्मूला क्या है, तो याद रखना V बराबर U प्लस AT। क्लियर है? उसके बाद पूछ सकता है गति के द्वितीय नियम का फार्मूला, तो याद रखना आप लोग का हो जाएगा H बराबर UT प्लस 1/2 इंटू करके AT स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा समीकरण है। गति का द्वितीय का नियम का आपका समीकरण अर्थात फार्मूला H बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर याद रखना। फिर याद रखना गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के लिए आपका फार्मूला याद रखना है आप लोग को। तो याद रखना दोस्तों आप लोग इसमें V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है दोस्तों, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये उसका तीसरा नियम है। इस प्रकार तीनों नियम को जानना है दोस्तों। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यदि हमें गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम तीनों याद रहेगा
तभी तो आगे का क्वेश्चन हम लोग हल कर पाएंगे। तो इसमें क्या पूछ सकता है, देखिए पहला पूछ सकता है आप लोग का, इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है। किसी वस्तु का वेग, कोई वस्तु वेग अर्थात भी हमारा वेग को दर्शाता है, ठीक है। किसी वस्तु का वेग समय के साथ नियत या एक समान दर से घट रहा है। किसकी बात हो रहा है दोस्तों, घटने की बात हो रही है। किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का, कोई वस्तु वेग से गति कर रहा है, ठीक है। किसी वस्तु का वेग क्या होगा, समय के साथ, किसी वस्तु का वेग समय के साथ नियत रहेगा या एक समान दर से, एक समान दर से घटेगा, ठीक है। कोई स्पीड में रहेगा तो एक समान दर से वो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो उस स्थिति में इस फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला, ठीक है। तो इस स्थिति में जब घटने की बात होगा दोस्तों, तो जहां जहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी वेग एक समान दर से घटना शुरू हुआ, मतलब जहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं बताऊंगा, इस कंडीशन में अगर देखा जाए, इस कंडीशन में किसी वस्तु के साथ, किसी वस्तु का वेग समय के साथ नियत है, एक समान दर से घट रहा है करके बोलेगा, तो इसमें गति का प्रथम नियम हो जाएगा v बराबर u प्लस है वो माइनस हो जाएगा at। बस प्लस के जगह हम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बस जहां जहां पर प्लस वहां पर माइनस कर दे दोस्तों। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एस बराबर ut प्लस है वो माइनस हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तीसरे नियम में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस 2as। ये तीनों कंडीशन याद रखना दोस्तों। जब क्यों, कब माइनस होगा, जब हमारा कोई वेग समय के साथ, कोई वेग समय के साथ नियत रहेगा तथा एक समान दर से घटेगा, तब घटना मतलब सीधा घटना, माइनस कर देना आप लोग, तो समीकरण माइनस लगा देना। यह पहला कंडीशन है, जब एक समान वेग से घटेगा तब। अब दूसरा कंडीशन, यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु का वेग यदि नियत रहे, नियत रहे, नियत, तो वस्तु का वेग नियत रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, त्वरण भी शून्य हो जाएगा। जब दोस्तों वेग ही नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेग, जब किसी वस्तु में वेग ही उसका क्या हो जाएगा, आपका वेग नियत रहेगा तो उसका त्वरण भी शून्य हो जाएगा। क्लियर है। तो वेग का मान यदि आप लोग का नियत है, जब वेग नियत है तो वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण भी तो शून्य हो जाएगा ना दोस्तों, वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो कहां से त्वरण बनेगा, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है। तो याद रखना आप लोग। देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन में यदि वस्तु का वेग नियत है, स्थिर है, तब उस समय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस कंडीशन में त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, देखो तो त्वरण ए हमारा मान के चलो एक त्वरण है, एक त्वरण को दर्शाते हैं, ए हमारा त्वरण को दर्शाता है। तो ए त्वरण, तो जहां जहां पर ए है वहां वहां पर शून्य का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलो देखो तो फिर शून्य हो जाएगा। तो यहां पर देखो यदि मैं पहला नियम की बात करूं तो v बराबर u प्लस at है, ठीक है ना। तो at, तो a का मान अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का त्वरण 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान आपका 0 हो जाएगा। तो मैं t के साथ गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात v बराबर क्या बचा, u। तो गति का प्रथम समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, v बराबर u। कौन से कंडीशन में v बराबर u हो जाएगा, आप लोग का जब वस्तु का वेग नियत रहे और आप लोग का नियत के साथ उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब इस कंडीशन में हमारा गति का प्रथम नियम v बराबर u हो जाएगा, अर्थात तो वेग बराबर स्थिर हो जाएगा वस्तु। ये स्थिर वस्तु को बात करता है u, ठीक है। वेग स्थिर है करके और भी आपका वेग गतिशील को, तो गतिशील वेग ही नहीं है तो v बराबर u कंप्लीट। अगर दूसरा कंडीशन में मैं a के जगह फिर 0 रख दूं तो इसके साथ गुणा करूं तो इसका मान सबके साथ में गुणा है, तो a का मान 0 हो जाएगा ना भाई। मतलब a का मान 0 हो गया तो सब का मान गुणा हो गया, तो क्या हो जाएगा, किसी के साथ भी गुणा करो 0 का मान तो 0 ही होगा, किसी के साथ गुणा करो, जिसके साथ गुणा करो उसका भी मान 0 हो जाता है, ठीक है, 0 में। तो इसका टोटल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में गतिकरण का इस कंडीशन में गति का द्वितीय समीकरण क्या बन जाएगा, एस बराबर ut। तो इधर का मान 0 हो गया, त्वरण ही 0 हो गया, तो वेग ही नियत है तो त्वरण तो 0 हो गए, समझ रहे हो ना, ठीक है। इस प्रकार से v स्क्वायर बराबर ut है गति का हमारा तृतीय नियम। तो गति के तृतीय नियम में यदि a का मान आपका 0 इसमें भी है तो a के साथ फिर मैं 0 लगा दूं, सबका s के साथ गुणा है, 2 के साथ गुणा है, तो फिर इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान तो 0 ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप लोग का हमारा गति का तृतीय नियम क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर केवल u स्क्वायर ही बचेगा। ये गति का तृतीय नियम ऐसा हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा सबको। ठीक, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। देखो अब तीसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा। आपका पहला कंडीशन तो समझ मिल गया, जिस जब घटेगा तो सभी जगह, जब भी घटने की बात आएगी तो प्लस देखा माइनस कर देना है, और जब वेग नियत रहेगा तो त्वरण भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, देखिए कोई भी वस्तु एच ऊंचाई से गिरती है, एच ऊंचाई से मतलब जितना भी हाइट रहे, एच ऊंचाई से कोई वस्तु गिरती है, चाहे वो वस्तु चाहे कुछ भी हो, ईंट हो, पत्थर हो, चाहे कोई आप लोग का बड़ा आप लोग का कोई गोला हो, कुछ भी गिरे, चाहे लकड़ी हो, तो कुछ ऊंचाई से हम किसी वस्तु को नीचे गिराएं, चाहे वो आम हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे बट्टा हो, कुछ भी हो, तो ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो गिराएंगे तो वेग से नीचे गिरेगा, उसमें गिरेगा क्यों, उसमें गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। समझ रहे हो? ऊपर से नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण का कारण है दोस्तों, क्योंकि वस्तु हमारे ऊपर क्यों नहीं जाता और नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि ऊपर में हमारा गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है, इसलिए नीचे गिरती है कोई भी वस्तु रहे। ठीक ना? तो इस स्थिति में देखो, यदि एच ऊंचाई से कोई भी गिरती है वस्तु, हाइट जितना भी ऊंचाई से कोई भी वस्तु नीचे गिरती है, चाहे वस्तु कुछ भी हो, ईंट हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, तो उस स्थिति में नियत त्वरण हो जाता है। क्या होता है? त्वरण हमारा नियत त्वरण जी उत्पन्न हो जाता है। त्वरण में क्या उत्पन्न हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो जिस वेग से गिरेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण, और त्वरण उत्पन्न होगा तो वही त्वरण गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिर रहा है। तो त्वरण का जगह हम क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा। तो जहां जहां ए हमारा त्वरण है, एक्सीलरेशन, तो ए त्वरण है, तो ए का जगह हम गुरुत्वाकर्षण कर देंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो हम मैं इस ए का जगह हम क्या कर दूंगा, अब जी कर दूंगा। इस स्थिति में गति का प्रथम समीकरण क्या बन जाएगा? गति का प्रथम समीकरण बन जाएगा u प्लस ए टी के जगह हमें क्या बन जाएगा? जी टी बन जाएगा, क्योंकि जी अब जो हमारा त्वरण हो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे गिर रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका, जो द्वितीय नियम में एस बराबर यू और टी है, प्लस 1/2 दिया है, ए के जगह हम क्या हो जाएगा? जी टी हो जाएगा, ए के जगह में जी हो जाएगा, टी है और स्क्वायर हो जाएगा, ए का जगह हम फिर इसमें जी आ गया। क्लियर है? इस कंडीशन में हमारा तीसरा नियम क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 है 2 लिख दिया, ए का जगह हम क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, और लास्ट में एस है तो जी एस। तो गति का तृतीय नियम क्या हो जाएगा आपका इस कंडीशन में? यू स्क्वायर प्लस 2g एस। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोग को गति का जो प्रथम नियम, सेकंड नियम और तृतीय नियम समझ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग अब एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? गति का प्रथम नियम क्या है, गति का द्वितीय नियम क्या है, गति का तृतीय नियम क्या है। तो अब समझते हैं दोस्तों हम लोग गति के प्रथम नियम को समझते हैं। ठीक है, चलो अब इस गति के प्रथम नियम के हम लोग समीकरण तो समझ लिए, गति के प्रथम नियम में हम लोग समीकरण को पूरा समझ लिए। अब समीकरण के बाद जो हमारा व्यवहारिक रूप में जो हमारे जिंदगी में दैनिक जीवन में प्रयोग होता है उसको समझना पड़ेगा। तो हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग होता है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, इसको समझते चलते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, तो हम गति के प्रथम नियम, सेकंड नियम एवं थर्ड नियम, गति के प्रथम नियम, सेकंड नियम और तृतीय नियम, तीनों के समीकरण को समझ लिए। जब उसका वेग नियत रहे तब क्या होगा, जब उसका त्वरण शून्य होगा तब क्या होगा, और आप लोग का जब कोई वस्तु हाइट से गिरे तब उसका कौन से में परिवर्तन हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। ये तीनों देख लिए। अब देखते हैं गति के प्रथम नियम प्रायोगिक, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले क्या क्या गति नियम कैसे काम करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसको समझते चलते हैं दोस्तों। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम गति का प्रथम नियम। पहले देख लेते हैं गति का प्रथम नियम। इसी गति के प्रथम नियम को दोस्तों हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं और जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इसी गति के नियम है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के प्रथम नियम। इस गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं आप लोगों का? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है, गति के प्रथम नियम क्या कहते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम भी बोलते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखो तो इस गति के प्रथम नियम को हम क्या समझ सकते हैं, और इसका अलग से 2-3 प्रकार और होते हैं। एक होता है आपका विराम अवस्था में। ठीक है दोस्तों, एक विराम अवस्था में होगा,
दूसरा याद रखते हैं गति अवस्था में होता है। ठीक है, एक विराम अवस्था में, गति अवस्था में एक और आ जाता है आपको दिशा, दिशा का है ना। तो गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, सबसे पहले समझिए। गति का प्रथम नियम ये कहता है, जैसे कि देखो हमारा गति, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, या जब जब वस्तु गति है तो वह गतिवान भी रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब कोई वस्तु है वस्तु, तो वह वस्तु केवल स्थिर ही रहेगा, और जब कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगा, जब तक उस पर कोई आप बाहर से बल ना लगाओ। ठीक है, इसका परिभाषा डिफिनेशन समझना। जब कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगा, और जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से बल या बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, उसको हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। ये इस प्रथम नियम को हम एक जड़त्व अर्थात विराम अवस्था, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगा तो गति का प्रथम नियम कैसे काम करेगा, जब कोई वस्तु गति अवस्था में रहेगा तो उस पर कोई बाह्य बल लग जाएगा तो कैसे काम करेगा, देखते हैं। देखो इस गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व या न्यूटन का प्रथम नियम तो कहते हैं ही। तो विराम अवस्था का फार्मूला, मतलब आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक देखो एक बस है, बस या ट्रेन, ट्रेन में बैठे हुए यात्री या बस में बैठे हुए यात्री वो स्थिर अपने जगह पर बैठे रहता है। ठीक है, जो यात्री है स्थिर बैठे रहता है। ठीक है, यात्री अपने बस में स्थिर बैठे रहता है, लेकिन जैसे ही बस या ट्रेन अचानक चलती है तो क्या हो जाता है, अचानक जो यात्री पीछे की तरफ आ जाता है। तो क्योंकि हमारा जो बॉडी, जो शरीर है, उसी अचानक को जब बस या ट्रेन चलती है तो उसी के गति में हमारा जो बॉडी का नीचे इस तरह उसी गति में आ जाता है, इसलिए बॉडी का निचले हिस्सा उसी की तरह में काम करता है और हम इधर पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो इसे गति का विरामावस्था कहते हैं या गति का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, जब यात्री स्थिर पीछे की तरफ आए, पीछे की तरफ आता है, तो पीछे की तरफ कैसे आएगा, जब हमारा जो पैर के जो कमर के नीचे है वो गतिशील अवस्था में आ जाता है। जब अचानक ट्रेन या बस चलता है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये आप लोग का स्थिर, अर्थात जो यात्री स्थिर था अर्थात विराम अवस्था में था, इसे गति का विराम अवस्था भी कहते हैं या गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई यात्री या कोई वस्तु चलती बस में या चलती ट्रेन में, ठीक है, देखो अचानक वो क्या करेगा, गति पर है, गति पर रहेगा। तो हम गति पर रहते हैं, गति पर मान चलो हम पहले से ही चल रही है बस और ट्रेन और उस पर बैठे हैं, और उसमें बैठे हैं और हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो हमारे ट्रेन या बस के साथ गति कर रहा है, अर्थात हमारा निचला हिस्सा गति कर रहा है। समझ रहे हो, पहले से ही गति कर रहा है, और अचानक ब्रेक मारते हैं तो यात्री सामने की तरफ गिर जाता है। तो जब यात्री सामने की तरफ गिरे, मतलब समझ जाना वो गति अवस्था है, अर्थात वो न्यूटन का गति अवस्था है, अर्थात गति का मतलब वो आपको गति का गति नियम है। ठीक है, अर्थात यही गति का प्रथम नियम है। तो इसमें जब यात्री सामने की तरफ गिरे, यात्री सामने की तरफ गिरे, मतलब समझ जाना वो जड़त्व का गति अवस्था है, अर्थात गति का गति अवस्था बोलो, चाहे जड़त्व का गति अवस्था बोलो या न्यूटन का गति अवस्था बोलो। ठीक है, जब हम ट्रेन ऑलरेडी चलते रहता है, बस अचानक चलते रहता है, जब ब्रेक मारते हम सामने की तरफ गिर जाते हैं, तो ये आपका गति का प्रथम नियम है दोस्तों। तो हम दोनों का गति का प्रथम नियम कर सकते हैं, चाहे हम आगे की तरफ गिरे चाहे पीछे की तरफ, गति का प्रथम नियम है। लेकिन गति का जड़त्व का नियम पूछ देगा, अर्थात विरामावस्था का नियम। तो जब व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है, पीछे की तरफ, वो गति का विरामावस्था का नियम है, और जब कोई व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा तो आप लोग का गति अवस्था का है। लेकिन अचानक जब बस या ट्रेन ऐसे ऐसे मुड़ता है तो हम दिशा, ऐसे दिशा लेफ्ट या राइट हो जाते हैं, कहीं उत्तर दिशा कहीं पूर्व दिशा। समझ रहे हो बात को? तो इस कंडीशन में आपका दिशा चेंज हो जाता है जब हिलते डुलते रहते हैं, तो ये दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ये भी गति का प्रथम नियम है। ठीक है, तो हमारा गति का प्रथम नियम हो जाता है दोस्तों। तो गति के प्रथम नियम में क्या होता है, देखो एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति है ना, यात्री बस पर बैठा है और अचानक बस या ट्रेन में हमारा क्या होता है, ब्रेक मारते हैं तो व्यक्ति पीछे की तरफ, आगे की तरफ गिर जाता है। वो गति के कौन से नियम को दर्शाता है करके पूछा जाता है, तो यह गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। जब कोई भी यात्री अचानक बैठे हुए यात्री जब बैठे रहते हैं, अचानक मतलब कोई भी यात्री बैठे रहते हैं और अचानक बस स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो और उसमें हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं, तो कौन सा नियम है करके पूछा जाता है, तो ये भी गति का प्रथम नियम है। चाहे आगे गिरो चाहे पीछे गिरो, गति का प्रथम नियम है दोस्तों। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम लोग गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम में क्या कहा जाता है, देखो तो गति के जो द्वितीय नियम है
किसी, देखो कोई भी वस्तु पर जो कार्य रहता है, बल करता है, किसी भी वस्तु पर कार्यरत बल, किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु में द्रव्यमान। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल हो, बल, तो उसमें जब बल काम करेगा तो वेग होगा या द्रव्यमान होगा, मतलब वेग में परिवर्तन होगा अर्थात त्वरण आएगा। तो किसी वस्तु पर कार्यरत बल या वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान, तो वस्तु के त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान याद रखें। तो वस्तु के त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। जितना द्रव्यमान होगा उतना हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, उतना बल के थ्रू से काम करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भार रहेगा, समझ रहे हो, भार एक प्रकार का द्रव्यमान होता है। ठीक है, त्वरण हो, त्वरण, जितना उसका वेग रहेगा उतना उसका परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन मतलब त्वरण आएगा। ठीक है, अर्थात क्या बोला, किसी द्रव्यमान, द्रव्यमान मान के चलो एम है मास, और त्वरण आप लोग का ए है, तो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनफल के बराबर होता है, उसको बोलते हैं आप लोगों का गति का तृतीय नियम का ये फार्मूला है। गति का तृतीय नियम याद रखना दोस्तों, F बराबर m है। ठीक है, इस गति का तृतीय नियम एक नियम बता रहा हूं आप लोग का, इसका एग्जांपल होता है जब क्रिकेट कोई खिलाड़ी खेलता है और बॉल अचानक आता है तो बॉल को कैच करता है और उसी के दिशा में बॉल को तुरंत वैसे खींचता है ताकि उसको चोट मत लगे। ये आप लोग का गति के द्वितीय नियम के एग्जाम्पल है। जब कोई क्रिकेटर खिलाड़ी खेलते रहता है और बॉल अचानक आता है तो बॉल को कैच करता है और तुरंत उसी की तरफ, उसी की दिशा में, उसी के वेग के परिवर्तन के साथ त्वरण के अनुसार जितना उसका द्रव्यमान रहेगा उसी के अनुसार उस बॉल को तुरंत खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है जब कोई क्रिकेटर या खिलाड़ी जो भी हो वो बॉल कैच करते समय दौड़ता है तो बॉल को अपनी ओर खींच लेता है, वो कौन से नियम को दर्शाता है करके पूछ जाता है। तो हमारे गति के दूसरा नियम अर्थात गति के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है दोस्तों, ताकि उसको चोट मत लगे। देखना कभी कभी अचानक नए खिलाड़ी आता है और बॉल को कैच करता है तो उसको चोट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर पाता, मतलब वो खींच नहीं पाता, उसको नॉलेज ही नहीं रहता। तो ये हमारा वहीं पर जितना बल से आएगा उतना तो बल तो ले ही नहीं ले रहा, खींच ही नहीं रहा है, तो उसी पर रहेगा तो चोट तो लगेगा। जितना वेग में आएगा वो तो खींच नहीं पा रहा है, तो उसमें त्वरण में कहाँ परिवर्तन होगा उसका, है ना, वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा उसका। इसीलिए वेग के साथ वो खींच लेते हैं हाथ, इसलिए जो खिलाड़ी रहता है परिवर्तन हो जाता है और उसको चोट नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो गति के द्वितीय नियम की बात करते हैं। अब देखते हैं हम लोग गति के तृतीय नियम की बात करें। अब हम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति के तृतीय नियम। तो गति के तृतीय नियम देखो दोस्तों, गति के तृतीय नियम, तो गति के तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया के आधार पर काम करता है। कोई भी वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, और अचानक उसको रोक दोगे तो जितना बल लगेगा उतना उसको विपरीत बल वो देगा। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया से तात्पर्य है हम किसी चीज को, स्थिर चीज को हम मारेंगे भी तो वो भी हमें उतना ही क्या करेगा, उतना ही बल लगाएगा हम पर। या कोई एक दीवार को हम पैर से मारते हैं तो उतना ही बल आपको ही मिलेगा, जितना बल से आप मारोगे उतना बल आप इधर पीछे की तरफ ही गिर जाओगे। ठीक है, अर्थात हम किसी चीज पर जितना बल लगाते हैं स्थिर वस्तु पर उतना बल वो हम पर लग जाता है। अर्थात जितना क्रिया होगा उतना हमें प्रतिक्रिया मिलती है उल्टे में उसका। इसके लिए हमारा गति के तृतीय नियम काम करता है। अगर एग्जाम्पल में पूछा था गति के तृतीय नियम का उदाहरण क्या है करके, तो गति के तृतीय नियम में आप लोग याद रखना दोस्तों, मान के चलो देखो, गति के तृतीय नियम में कोई व्यक्ति चाहे कोई बंदूक चलाता है, तो बंदूक चलाएगा तो कोई जैसे ही बंदूक चलाता है गन, तो जिससे गोली निकलता है तो जोर से बल ऐसे करके जैसे आप लगाओगे पिस्तौल को या बंदूक से गोली निकलता है तो सट से आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदूक ही हम जितना मतलब बल लगाते हैं इधर से उतना हमें तुरंत वापस करता है। ठीक है, अचानक कोई नाव में बैठे रहते हैं, नाव में, और नाव के उतरते समय नाव से उतरते हैं तो नाव से उतरते हम जितना बल उस नाव में लगाते हैं तो नाव पीछे की तरफ चला जाता है और हम आगे तरफ निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना बल उसमें लगाते हैं नाव में उतना बल हम पर भी लग जाता है, तो प्रतिक्रिया हो जाता है दोनों के बीच, तो नाव उधर चला जाता है, उल्टा आप लोग का पानी के अंदर तरफ बहाव में चला जाता है। ठीक है, ये आपका गति का तृतीय नियम काम करता है। ठीक है, ये हो गया। तो चाहे एक खड़ी दीवार को हम अपने पैर से मारते हैं तो पैर से मारेंगे तो हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उधर हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना बल जितने उस पर हम लगाए थे उतना बल हम पर लग गया।
ठीक है, ये सभी हमारे गति के नियम जो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर काम करता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर से लाऊंगा मैं इसका अगले पार्ट को। अब देखेंगे हम लोग, जब भी देखेंगे तो गति मतलब फिजिक्स के दूसरा चैप्टर को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।